आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। मौजूदा वक्त में मुल्क की सियासत हर दिन नए रंग बदल रही है। मुल्क के दोनों धड़े यानी एनडीए और यूपीए अपने अपने कुनबों को बढ़ाकर खुद को ताकतवर बनाने की जद्दोजहद में लगी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 और नामों का ऐलान कर दिया जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाला है। इसमें एक नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी है, जिसके ऐलान के बाद यूपी की सियासत का रुख बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने दादा को मिले भारत रत्न पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि दिल जीत लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो खबर यह भी है कि जयंत ने कहा है कि अब किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना करूंगा। उन्होंने इसे अपने लिए भावुक और यादगार पल बताया है। जयंत की इस पोस्ट के बाद यूपी में इंडिया अलायंस के साथ ही अखिलेश यादव को झटका जरूर लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चलता रहा है। लेकिन अब आरएलडी ने भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होने का तकरीबन मन बना लिया है। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने तंज कसा था भाजपा के ऊपर, कहा था कि भाजपा दलों को तोड़ना जानती है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि आरएलडी भाजपा के साथ मिल सकती है। लेकिन अब जयंत चौधरी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, उससे अलग ही कहानी सामने आती है। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा था कि जिस तरह भाजपा किसानों के खिलाफ काम कर रही है, जिस तरह से उसने हमारे पहलवानों का अपमान किया है, मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो हमारे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। कुल मिलाकर जयंत चौधरी की इस पोस्ट ने यूपी में फिर से गठबंधन के वोटरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि अब जयंत चौधरी का जो मूड है वो किस ओर जाता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक सॉफ्ट हार्ट दिखाया है प्रधानमंत्री के प्रति या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसके बाद आने वाले वक्त में सियासत का रुख किस ओर बैठेगा, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों का रुख आपसे करा दो। हमारे साथ प्रीति जी रहेंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है मैम आपका। हिमांशु साहब रहेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और देवकी नंदन मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी खैर मकदम करूंगा, स्वागत करूंगा। सभी से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात प्रीति जी से। प्रीति जी, जब आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि अखिलेश यादव के जो बयान है वो पिछले 48 घंटे में किस हद तक बदल जाते हैं। पहले वो ये कहते हैं, जब पत्रकारों के द्वारा उनसे सवाल किया जाता है कि आरएलडी जो है वो एनडीए के साथ जा सकती है, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जयंत चौधरी वो एक पढ़े लिखे, एक कद्दावर और किसानों के गरीबों के नेता हैं, वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और उसके कुछ घंटों के बाद ही अखिलेश यादव के सुर बदल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो तोड़ने वाली पार्टी है, वो किस तरह से इक्तिदार में या सरकार में बने रहे, सिर्फ इसी को लेकर जद्दोजहद करती है। क्या वाकई में जो भारत रत्न का जो ये एक कहा जा सकता है ऐलान किया गया है और उसके बाद जयंत चौधरी के सुर बदले हैं, क्या विपक्ष अगर ये कहे कि एक तरह से पॉलिटिकल तौर पर भारत रत्न को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये गलत होगा? प्रीत जी। प्रीत जी, शायद आपका जो माइक है वो म्यूट है, हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी, अभी आप बोल सकते हैं। जी, आवाज आ रही है। वर्तमान ने आप मैं माफी चाहूंगा प्रीत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी आवाज में थोड़ी परेशानी है। मैं टेक्निकल टीम से अपनी कहूंगा कि वो दुरुस्त करें। इससे पहले मैं हिमांशु जी आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या लग रहा है, जब कर्पूरी ठाकुर साहब को जब भारत रत्न दिया गया था तो उसके बाद नीतीश कुमार के तेवर बदल गए। अब जब पूर्व प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है तो जयंत चौधरी के तेवर बदल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, हिमांशु जी? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया है, उसकी घोषणा की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। हर भारतीयों के दिल में उन लोगों के प्रति एक सम्मान है, एक श्रद्धा भाव है, क्योंकि इन लोगों ने भारत की मजबूती के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए अतुलनीय कार्य किए। ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में भारत रत्न का उपयोग कर रही है, यह बहुत ही चिंता का विषय है।
देख लीजिए, जिन जिन लोगों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके बताए रास्ते के खिलाफ चलने का काम किया, उनके सिद्धांतों के खिलाफ चलने का काम किया, आज उन्हीं लोगों को भारत रत्न दे करके यह साबित करना चाह रही कि हम उनके सच्चे हिमायती। लेकिन देश की जनता समझ रही। आप देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन, ये दोनों किसानों के बड़े नेता थे। चौधरी चरण सिंह जी नेता थे और स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के प्रणेता रहे इस देश। लेकिन आज देखिए, इन लोगों की घोषणा, इन लोगों के नाम की घोषणा तो की गई है भारत रत्न के लिए, लेकिन इससे पहले 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको टेम्परिंग करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आपने देखा होगा कि पिछले साल में 2019 में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आए, किस तरह से 720 किसानों की शहादत हो गई। अब देख लीजिए, किसानों के खिलाफ साजिश करके कृषि उपकरण पर 12% जीएसटी, ट्रैक्टर, टायर एवं अन्य पुर्जों पर 18% जीएसटी, उर्वरक पर 5% जीएसटी, कीटनाशक पर 15% जीएसटी लगाती है सरकार। किसानों का कमर तोड़ के रख दिया है। ठीक है हिमांशु जी, एक एक प्रतिक्रिया ले लूं, मैं आपके ये तमाम बातों को भी सुनूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा, आजम खान साहब के पास जाऊंगा। आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल भरा वक्त लग रहा है। अखिलेश यादव के जो बयान है वो वाकई में लगता है कि कहीं ना कहीं चोट तो पहुंची है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग आज जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव जी और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को दिया गया है, वो एक अच्छा कदम है। हम लोगों की पुरानी मांग थी, वो पूरी की गई है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी का कि समय जो है 26 जनवरी को जैसे ज्यादातर भारत रत्न घोषित किए जाते हैं, तो उस टाइम इनको याद नहीं आई। साल में 3 भारत रत्न दिए जाते हैं, इस बार उन्होंने 5 भारत रत्न दिए हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। किसानों के बात करते हैं स्वामीनाथन जी या चौधरी चरण सिंह जी, लेकिन कास्ट भाजपा स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें थी C2 + 50% लाभ लागत का वो दे देती और MSP की लीगल गारंटी दे देती, और किसान जो 13 तारीख को कूच कर रहे हैं उसकी गारंटी दे देती कि किसान फिर से आंदोलन ना करता, तो आज और ज्यादा खुशी होती हम लोगों को। लेकिन फिर भी इस बात से हम लोग खुश हैं कि हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी हैं उनको भारत रत्न मिला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देवकी नंदन जी, क्यों ना कहा जाए कि भारत रत्न का इस्तेमाल जो है वो वोट बैंक के लिए हो रहा है? इस सियासत में पुरस्कारों का हमेशा से मेल रहा है जी। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो यश भारती सम्मान दिए गए थे, जिसको ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया कि मैं कह नहीं सकता हूं, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, वो किसी क्षेत्र में होता। तो ये हमेशा से रहा है सियासत और पुरस्कार। अब नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को ये पुरस्कार दिया, भारत रत्न से नवाजा, चूंकि वो बड़े पिछड़े नेता हुआ करते थे। ये अलग बात है कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार को कभी आरएसएस और जनसंघ ने गिरा दिया था, लेकिन उनको भारत रत्न दिया इस वजह से कि पिछड़ा वोट मिल जाए और नीतीश कुमार को खुश किया जा सके और नीतीश कुमार एनडीए में आ जाए। तो नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। और इसी तरीके से राष्ट्रीय लोक दल के जो अगुवा हैं आज की तारीख में, जयंत चौधरी के दादा बाबा को ये पुरस्कार दिया गया। और जैसे ही पुरस्कार की घोषणा होती है वो तुरंत ही ट्वीट करते हैं कि अब मैं किस मुंह, पहले तो धन्यवाद देते हैं और उसके बाद कहते हैं अब मैं किस मुंह से मना करूं। मतलब साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। तो पुरस्कार और जो नरसिंह राव जी को दिया गया है और जो स्वामीनाथन जी को दिया गया है उसके पीछे की भी कहानी है। देखिए, नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और नरसिंह राव जी, आप सोचिए कि नरसिंह राव जी को बाबरी मस्जिद ढहाने का आरोपी बताया जाता है। हाँ। नरसिंह राव जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे 92 में, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई। और उस बाबरी मस्जिद जब गिराया गया था उसके लिए नरसिंह राव ने बीजेपी की 3 सरकारों को बर्खास्त कर दिया था
और हर व्यक्ति ये कह रहा था कि जो नरसिंह राव जी थे वो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी ने उनको भी दिया और स्वामीनाथन जी को दिया। हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन जी, उनको भी पुरस्कार मिला। इस दो जो पुरस्कार है, इससे पूरे साउथ की पॉलिटिक्स को मोदी जी साधने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जेहन में ये बात घूम रही है कि अगर साउथ को हम साथ लेते हैं तो पूरब तो हमारे साथ है ही। जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं तकनीकी खामी की वजह से। हिमांशु जी, आपके पास वापस से आ रहा हूं। आखिर क्या वजह हो रही है? इतना आसान हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या फिर बीजेपी के लिए विपक्ष को तोड़ देना? एक भारत रत्न की बात होती है तो नीतीश कुमार जैसा बड़ा चेहरा जो कन्वीनर बनने वाले थे, इंडिया अलायंस का चेहरा बनने वाले थे, वो रूट कर चले जाते हैं, वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, वो अलायंस तोड़कर चले जाते हैं। और अब तो खबर ये भी है कि तकरीबन डील पक्की हो गई है आरएलडी की और भाजपा की, अब ये भी चले जाएंगे। कहाँ कांग्रेस तो एक बड़े भाई की भूमिका में थी, कांग्रेस तो सबको साथ लेके चलने वाली भूमिका में थी, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ खलिश रह रही है? हिमांशु जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं पहले भी कहा हूं, मेरी पूरी बात को सुनिएगा, बीच में रोक दिए थे, कि जिन महापुरुषों को इन लोगों ने आज भारत रत्न देने की घोषणा किया है, इससे पहले उन्हीं के विचार और सिद्धांतों इन लोगों ने नीचे दिखाने का काम किया। आप शुरू से ले लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को किस तरह से राजनीतिक हाशिए पर धकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये सबके सामने। इसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, जो अति पिछड़ों के बड़े हिमायती थे, उनकी सरकार को एक तरह से जब दस्त किया गया, यही आरएसएस और जनसंघियों के द्वारा, ये भी इतिहास में दर्ज है। आप आज श्वेत पत्र लेकर के आ रहे हैं मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल, और वो मनमोहन सिंह जी उसी आर्थिक उदारीकरण के में नरसिम्हा राव जी के सरकार में वित्त मंत्री थे और बाद में प्रधानमंत्री बने, उनके खिलाफ आज आप श्वेत पत्र ला रहे हैं। दूसरी तरफ आप नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दे रहे हैं। इसके बाद चलिए आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू नहीं कर रहे हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रहे हैं, 720 किसानों की शहादत ले रहे हैं, 3 काले कानून ला रहे हैं और स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न देने की घोषणा कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बड़े नेता थे, किसानों के चहेते थे, आज किसानों के साथ आपने किस तरह से अन्याय और अत्याचार किया है। आपने सड़कों पर कीले बिछा दी, आज आंदोलनरत, फिर से आंदोलनरत है किसान, 720 किसानों की शहादत हो गई है। भूमि अधिग्रहण कानून का आपने को टेम्परिंग करने का प्रयास किया और चौधरी चरण सिंह जी को आप दूसरी तरफ भारत रत्न देने की घोषणा कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इस भारत रत्न के बहाने अपना राजनीतिक उद्देश्य साधना चाहती है, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि जिस तरह से इन लोगों ने इन महापुरुषों के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है, ये संभव नहीं है कि फिर से ऐसा हो सकता है। देख लीजिए, ये इस तरह से यदि करना ही चाहते हैं, भारत रत्न देना ही चाहते हैं, तो शिवसेना से बाल ठाकरे या वीर सावरकर को दे देते, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी को देते उनको साधने के लिए, आपसे आम आदमी पार्टी को साथ लेने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दे देना चाहिए, डीएमके को साथ लाने के लिए करुणानिधि जी को देना चाहिए, एनसीपी को साथ लेने के लिए शरद पवार जी को दे देना चाहिए, आरजेडी को साथ लाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी को दे देना चाहिए, अकाली दल को साथ लाने के लिए प्रकाश सिंह बादल जी को दे देना चाहिए, बीजू जनता दल को साथ लाने के लिए देखिए, आपने कहा कि मैंने आपको वक्त नहीं दिया था, मैंने अब आपको पूरा वक्त दिया, लेकिन जो मैंने सवाल आपसे किया था बुनियादी सवाल था मेरा, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस कहाँ हल्की पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है, क्यों अलायंस को जोड़कर नहीं रख पा रही, ये मेरा सवाल था। देखिए, कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं पड़ रही, कांग्रेस नीति और सिद्धांतों की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन नीति और सिद्धांतों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया, जिसका मजाक उड़ाया इस देश में अपने 10 साल के शासनकाल में, उन्हीं लोगों, उन्हीं महापुरुषों को भारत रत्न दे करके अपने पाप को धोना चाहती है, लेकिन ये पाप धुलने वाला नहीं है। अब 720 किसानों की शहादत हो गई, ये पाप धुल सकता है क्या? 3 काले कानून लेकर के आगे, ये पाप धुल सकता है क्या? आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देते, उन 720 किसानों जिसकी शहादत हुई उसकी बात कर लेते। कांग्रेस जो नीचे तबके के लोग हैं या जो इनके बताए हुए रास्ते हैं महापुरुषों के, उन रास्तों पर हम चल रहे हैं। हमने आर्थिक उदारीकरण
की रास्ते पर चलने को चला, और 10 साल में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, वो मनमोहन सिंह जी जो नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में, उनके प्रधानमंत्री के काल में वित्त मंत्री थे, तो उनके बताए रास्ते पर हम चलने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी चलने का काम किया है। किसानों की आवाज, किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल कानून लेकर के कांग्रेस आई, एक स्वामीनाथन जी के लिए और चरण सिंह जी के लिए एक अच्छा ये संदेश कह सकते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि कह सकते हैं या श्रद्धा भाव कर सकते हैं। देखिए ये लोग तो इनके खिलाफ काम किया, अब भारत रत्न देकर के अपने पाप को धोना चाह रही है, ये कहीं से संभव नहीं। देश की जनता समझ रही है, और इस तरह से रेवड़ियां बांटने से, भारत रत्न को रेवड़ी की तरह बांटने से कुछ नहीं भला नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी। प्रीत जी सुन रही हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है भारत रत्न को। क्या वो पॉलिटिकली एतबार से भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च मैं समझता हूँ पुरस्कार है हमारे देश का, इतना आसान या इतना सस्ता हो जाएगा वो कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अपने वक्त के हिसाब से, अपने सुविधा के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकती है? मैम आप अनम्यूट अपने आप को करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम अभी भी आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आपको सुन पा रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए मैम। मैंने ये कहा कि भारत रत्न जैसे विशिष्ट सम्मान के लिए ही पक्षी जब ऐसी बातें कर, बहुत आश्चर्य लगता कि जो कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई, भारत पर कृषि प्रधान देश है, कृषि की नुमाइंदगी किसानों और खेती की हमारे यहाँ नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं, उनको किसान के जो कृषि वैज्ञानिक हैं भारत सरकार अभी दे रही है, उस पर भी लोग चिल्ल को मचा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। दरअसल कांग्रेस कभी ये सोचा ही नहीं, कभी सोच नहीं रही भारत वर्ष में वो किसानों के लिए सोच सके, उनको सम्मान दे सके, जो हमारा कृषि आधारित है उस क्षेत्र को सम्मान देगी, कभी नहीं सोचा। और जब आज के स्थिति में जब प्रधानमंत्री को, कृषि वैज्ञानिक को जब नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भारत दिया जा रहा है, तो उसमें वो हायतवा मचा रहे। अरे आप पहले कितना क्या वो लिस्ट अपने केवल लोग, अपने परिवार के लोगों को ही भारत रत्न देना उचित था क्या, जो पहले कांग्रेस क्या करती। अब परिवार से हटकर देश के सम्मान के लिए, देश के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है, वैसे लोगों को जब भारत किया जा रहा है, पक्षी का रोना हो रहा है, वो रोना रो रहे हैं अपना, वो पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं, हर चीज को राजनीति से प्रीत जी मैं हिमांशु जी को जब सुन रहा था, वो तो ये कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना। वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो बिहार में जोड़ने लगेंगे किसी को, या फिर जेडीयू से जोड़ेंगे तो नीतीश को अपने साथ ले लिया, अगर आम आदमी पार्टी को जोड़ना चाहेंगे तो केजरीवाल को एक भारत रत्न दे देंगे, आरजेडी को जोड़ना चाहेंगे तो लालू यादव को जोड़ लेंगे अपने साथ, उनको भारत रत्न दे देंगे। क्या वाकई में इस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है कि अब वो सही है? ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे होने का दावा आप करते हैं, क्या ये बात शोभा देती है अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है? तो बातें बहुत ही हास्यास्पद है जी। आप ये समझिए क्या हम चुन कर अपने विपक्षी नेताओं को हम दे रहे हैं क्या जिन्होंने समाज में योगदान दिया था। आज जो विपक्षी आरक्षण चिल्ला रहे हैं, पिछड़े वर्ग को आरक्षण की कवायद करके ने की, और उसका विरोध कांग्रेस की सरकार ने किया, तो उस आरक्षण को पिछड़े वर्ग को सामान्य मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष किया। वैसे कर्पूरी भारत रत्न दिया गया, उसके लिए भी इन्होंने हायतौबा मचाया। आज कृषि वैज्ञानिक बड़े, जिनके कारण हमारे देश का नाम ऊंचा उठता है, गर्व से हम लोग अपने देश कृषि वैज्ञानिकों का नाम लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराने में कितनी भूमिका थी, यदि वो सम्मान का सरकार को नहीं गिराते, अब भारत करके क्या करना चाहते हैं? आज चालवानी जी को इसमें रूप से किनारा लगाया, ये सारा देश जानता है। तीसरी बात, स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं और चौधरी चरण सिंह जी की बात करते हैं। आप अपनी बारे में बात कर लीजिएगा, ऐसे बहुत डिस्टर्बिंग है। आप अपनी समय में बात करते हैं, मेरी बात क्या आप भारत सरकार आज की स्थिति में कोई भी कार्य कर रही है तो पक्षी राजनीतिक बनाने की करते हैं, लेकिन वो
आऊंगा मैं, हिमांशु जी, मोदी की जाति को लेकर सवाल, और मतलब कि जो वोट जाति जो है गुजरात में कांग्रेस के शासन काल में ही उस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया, और राहुल गांधी सरेआम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है पिछड़ी जाति के नहीं है, वो सामान्य वर्ग से आते हैं। तो इस बात की कोई सीमा है क्या? आप राजनीति के लिए कुछ भी आरोप लगा, और जो आरोप बेबुनियाद हो, ये पक्षियों का काम है रोना, और नरेंद्र मोदी का काम है कि काम करना, अच्छा काम करना, लोगों का भरोसा। हिमांशु जी मुस्कुराए हैं। सर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले मैं आजम खान साहब के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आजम खान साहब, जो खबरें मिल रही हैं या जो सोर्सेज कह रहे हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान जो डील है वो तकरीबन पैक हो गई है, बस बाज़ाब्ता तौर पर या ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? समाजवादी पार्टी एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव आपकी अगुवाई करते हैं, तो किस तरीके से आगे चलेगी स्ट्रेटेजी आपकी अगर आरएलडी टूट जाती है आप लोगों से? जी, अभी अधिकृत सूचना तो नहीं है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी पता चल रहा है कि जयंत चौधरी जी एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम लोग इंडिया अलायंस, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी, आजाद समाज पार्टी, रावण जी, हम लोग मिलके कोशिश करेंगे कि जो किसानों के जमीनी मुद्दे हैं उसको उठाएं और उनके बीच जाके उनकी बात करें। अब आपको अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी 2014 से आज तक का एनसीआरबी का डाटा है कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, और प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहा है। तो क्या अगर किसानों की इतनी खुशहाल है किसान, तो आत्महत्या क्यों कर रहा है? मगर सर मुझे यहाँ पर आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है आजम साहब। वही मसला है, 2017 के जो यूपी के चुनाव थे हमने उसमें भी देखा, 2019 के लोकसभा चुनाव थे हमने उसमें भी देखा, चाहे विपक्ष में आप राहुल गांधी को ले लीजिए, अखिलेश यादव को ले लीजिए या बाकी अन्य नेताओं को ले लीजिए, किसान, बेरोजगारी, ये सबसे अहम मुद्दे हैं देश के। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला विपक्ष के द्वारा जरूर किया गया, लेकिन उसका खासा असर दिखाई नहीं दिया। जो नतीजा हमारे सामने आया वो उलट ही थे। हमने ये देखा कि विपक्ष हमेशा कमजोर पड़ता नजर आया। क्यों? नहीं, इस बार पूरी उम्मीद है कि विपक्ष इन जमीनी मुद्दों को जनता के बीच लेके है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी अपना पीडीए प्रोग्राम चला रही है, पीडीए पखवाड़ा करके, उसी तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा चला रहे हैं। तो हम दोनों जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो जनता के बीच जमीनी मुद्दों को लेके उनके बीच हैं, और वो सवाल जो हम लोग उठा रहे हैं भाजपा उससे भाग रही है, और भागने के ही प्रयास में वो अपना भारत रत्न किसी को दे रही है, किसी को कुछ दे रही है, और जो इंडिया अलायंस के जो छोटे छोटे पार्टनर हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। आखिर भाजपा को क्या बौखलाहट है, उसे क्या जरूरत पड़ गई है नीतीश कुमार की, क्या जरूरत पड़ गई है जयंत चौधरी जी की, और लोगों की क्या जरूरत पड़ गई है? अगर वो ये कह रहे हैं 370 हम जीत रहे हैं, तो ये इंडिया अलायंस के छोटे छोटे पार्टनर तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है कि इंडिया अलायंस से एकता से पार पाना मुश्किल है, इसलिए वो हमारे पार्टनर्स को कहीं ईडी के माध्यम से, कहीं सीबीआई के माध्यम से, कहीं इनकम टैक्स के माध्यम से, और कहीं भारत रत्न देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक राजनीतिक लाभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप बताइए, 10 साल से भाजपा की सरकार है, ठीक 2024 से पहले क्यों इन महान विभूतियों की याद आ जाती है? इनको भारत रत्न दिया जाना गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत रत्न इनको दिया जाना चाहिए था, दिया गया है, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठाया जाएगा और उठता रहेगा, ये पूरा विपक्ष मानता है। प्रीत जी, बात सही है, सवाल एकदम जायज है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि इस बार 400 पार हम लोग हो जाएंगे और हम अपने कामों के जरिए, अपने कामों के दम पर हम वहां पहुंच जाएंगे, तो फिर विपक्ष की छोटी छोटी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? ये दरअसल गलत फहमी हो गई, और वो उनके पार्टी के नेता जो इंडिया अलायंस बना है भारतवर्ष मोदी जी का, उस इंडिया अलायंस के सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब
भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा पर निकलते, तो आपने देखा होगा कि वो जहां जहां चलते हैं उनके साथ के सहयोगी पार्टियां टूट रही हैं, तो वो उनको सोचने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जिस पर सभी दलों को भरोसा हो रहा है और धीरे-धीरे करके सभी लोग पता आ रहे हैं। अभी इन्होंने आरोप लगाया बिहार के बारे में कि नीतीश जी को छोड़ लिया। इनको मालूम नहीं है शायद कि आदरणीय नीतीश ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पास वो अपना प्रपोजल लेकर आए, इनके लोग आए और भारतीय जनता पार्टी ने जंगल राज से मुक्ति के लिए, जहां पर एनडीए सरकार बनाने के लिए जदयू को अपना सपोर्ट दिया। तो हर जगह की अलग अलग स्थितियां होती और हर लोग आज हर स्टेट देखिए लोगों को, आम जनता से राजनीतिक पार्टियां हैं, नेतागण है, तो आज नरेंद्र नीति पर और उनकी नियत पर भरोसा है। आज यही कारण है कि एनडीए का कुआं बढ़ता जा रहा है, इस बावजूद कि हम अकेले अपने बलबूते कक्षा में भारत में अपनी सरकार बनाने के लिए, उस बावजूद भी हम सभी दलों का सहयोग ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, लेकिन आप देख लीजिए कि इंडिया में जितना डॉट है वो सब डॉट आज एक डाउट क्रिएट कर रहा है और कोई साथ आने को तैयार नहीं है। यही फर्क है एनडीए में और इंडिया अलायंस। तो हम लोग जोड़ने की बात करते हैं और तथाकथित कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जो जोड़ने की यात्रा करने के, वो दरअसल अपने सहयोगी दलों को छोड़ने में लगे और भाजपा और नरेंद्र मोदी लोगों को जोड़ने में लगे। यही फर्क। ठीक है देवकी नंदन जी, सुना होगा आपने प्रीत जी को भी और आजम खान साहब को भी, और सवाल मैं आपसे भी यही करना चाहूंगा। जाहिर तौर पर आज आप राजनीति की बड़ी गहरी समझ रखते हैं, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं इस देश की आबो हवा को। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है तो फिर क्यों विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है? क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कोई इनसिक्योरिटी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? इट इज राइट, विदाउट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतनी पार्टियों को तोड़ने की जरूरत नहीं बनती है जी भाई। अगर दो चीजें हो सकती हैं, पहली चीज तो यह है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हम जो दावे कर रहे हैं कि हम 400 सीट आएंगे, 370 सीट आएंगे, क्या ये हम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं जी। ये कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो इंडिया गठबंधन है जी, तो इंडिया गठबंधन को एक तरीके से पब्लिक के भीतर ये दिखाने की भी कोशिश हो सकती है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, ये भी दिखाने की कोशिश हो सकती है। और इंडिया में जो बिखराव होगा उसके वोटर जो होंगे उनको कंफ्यूज करने की भी कोशिश ये हो सकती है। इन दो के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती है। वाला की पहली बात ज्यादा लगती है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से नहीं है कि वो 370 या जो 400 का आंकड़ा सदन के भीतर दे रही है वहां तक पहुंच पाएगी। इसी वजह से वो सारे स्टेट में, अगर यूपी में ही आप देखिए तो आज की तारीख में बीजेपी के 4 एलआई हो गए जी। बीजेपी के अपना दल पहले से है, निषाद पार्टी पहले से है, ओम प्रकाश राजभर पहले से हैं, बीच में आ गए थे। अब चौथे एलआई हो रहे हैं राष्ट्रीय लोक दल जी। इसके अलावा बिहार जाइए, बिहार में बीजेपी तो है ही है, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, हम पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा है, मतलब 5 पार्टियां वहां भी हैं। तो 5 और 4 9 पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल करके बीजेपी की एलआई है। तो बीजेपी को चिंता तो है जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जो जादुई आंकड़ा है 273 वो हम न हासिल कर पाए तो हमको दिक्कत ना हो, ये उसको चिंता है भारतीय जनता पार्टी को। और शायद इसी वजह से बीजेपी इस तरह की कोशिशें कर रही है। लेकिन देवकी जी, एक चीज और समझने की बात है। ये कहा जा रहा था 2019 के चुनावों के बाद जो आबो हवा में या फिर देश की जो आवाम थी उसमें अगर आप सुनेंगे तो आपने भी सुना होगा, ये कहा जा रहा था कि 24 में राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा और ये ऐसा मुद्दा होगा जिस पर आसानी से क्लीन स्वीप कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या राम मंदिर का जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है? और इस बात का ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को भी है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश तो की कि राम मंदिर बन गया है, इसको इस 2024 के में भुनाया जाए, उसने पूरी कोशिश करी है।
क्योंकि जब 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी, उससे 1 महीने पहले से पूरे देश भर के सारे टेलीविजन चैनल का पूरा स्टूडियो नोएडा से उठ करके वो चला गया था अयोध्या में। अयोध्या में सारे लोग मौजूद थे, जितनी भी सेलिब्रिटीज थी वो सब अयोध्या में टीवी चैनलों पर बात कर रही थी। लेकिन जब 22 तारीख के बाद जो स्थिति नजर आ रही है, उसमें ये बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। उतना बड़ा फायदा बीजेपी को मुझे नहीं लगता है कि इससे मिल रहा है। हालांकि बीजेपी एक अभियान चला रही है, मंदिर दर्शन अभियान चला रही है, जिसमें वो हर बूथ से 2 लोगों को लेकर के जा रही है। ये वहां के एमएलए की ड्यूटी है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने बूथ आते हैं, एक विधानसभा में करीब 450 से 500 बूथ आते हैं, उनको वो लेकर के जाना चाहती है और वहां पर दर्शन कराना चाहती है। मतलब एक विधानसभा से अगर आप देखेंगे तो करीब 1000 लोग जो है वो ले जाए जा रहे हैं बसों में। उनके वहां ठहरने की व्यवस्था की गई है, वो कैसे मंदिर जाएंगे। तो आज की तारीख में मंदिर में इस टाइप की भीड़ है। लेकिन मैं यहाँ फिर कह रहा हूं, जो लोग जा रहे हैं बूथ से, एक बूथ से 2 लोगों को ले जा रहा है, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के पहले से सपोर्टर हैं। क्या वो वापस आने के बाद अपने बूथ के जो और 498 लोग हैं उनको कन्विंस कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो जितना फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था राम मंदिर से, उतना नहीं मिल रहा है। और आपको बात को एक बार और याद दिला दूं कि 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस समय का जो उन्माद था देश में, और जब उससे पहले कार सेवा हुई थी उस समय का जो उन्माद था, वैसा उन्माद तो मुझे आज की तारीख में देखने को नहीं मिल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा हो। ठीक है हिमांशु जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे भी ये सवाल करना मैं चाहूंगा कि राम मंदिर एक कितना बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर ये लगातार कहा जा रहा था कि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर बहुत आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई है भारतीय जनता पार्टी से, जो मंदिर दर्शन जैसे नए नए जो स्कीम्स है वो चलाई जा रही हैं, या फिर जो अपोजिशन की पार्टियां उनको तोड़ा जा रहा है, भारत रत्न के अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये तमाम चीजों को मिलाकर आपको क्या लगता है एज अ विपक्ष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 10 वर्षों के शासन में एक्सपोज हो चुकी। जिन जिन नारों के बदौलत वह सत्ता हासिल की थी, एक भी नारे पर वो कामयाब नहीं हो पाई और न खड़ा उतर सकी। कहाँ चला गया नमामि गंगे, कहाँ चला गया डिजिटल इंडिया, कहाँ चला गया सबका साथ सबका विकास, कहाँ चला गया अच्छे दिन, कहाँ चला गया काला धन लाएंगे, कहाँ चला गया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, स्मार्ट सिटी का वादा था, सब खत्म हो गया। देखिए, जिस तरह से चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, उन लोगों ने जिस तरह से इस पर आपत्ति दर्ज की थी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उसके समय को लेकर, तो इससे देश के जो हिंदू धर्मावलंबी है उनमें तो निश्चित रूप से एक मैसेज गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हित के लिए राम मंदिर के मुद्दे का उपयोग कर रही। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है, और उन्होंने कई धार्मिक तथ्यों को भी उस समय में उजागर किया था, उन्होंने रखा था, और चारों शंकराचार्य उस फंक्शन में आने से भी मना कर दिया और नहीं आए। ये बड़ा मामला था। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, वो जो बात रख रही थी, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, जितने भी 5 महापुरुषों को भारत रत्न दिया गया है, उन 5 महापुरुषों के सिद्धांत और नीतियों के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने काम किया है। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को राजनीतिक रूप हाशिए पर धकेलना हो, या फिर स्वामीनाथन आयोग की बात है, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं किया गया, किसानों के साथ कितनी ज्यादती हुई, पूरा देश देख रहा है। किस तरह से चौधरी चरण सिंह जी के जो किसानों के प्रति सपना था उसको चकनाचूर किया गया। किस तरह से आप नरसिंहा राव जी जो आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता रहे इस देश में, आर्थिक उदारीकरण उनके समय में शुरू हुआ, उनके वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के 10 साल के शासन काल के खिलाफ श्वेत पत्र लाया जाता है, जबकि 10 साल अपनी सरकार के बारे में लाना चाहिए, जो 10 वर्षों का शासन है वो नहीं ला पाए, 1 मिनट नहीं ला पाए। तो कुल मिला कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ इन लोगों ने किस तरह से बिहार में
एक जंग छेड़ा था और जो अति पिछड़ों के खिलाफ इन लोगों ने साजिश की थी, वो सबके सामने, इनको किस तरह से अपदस्थ किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, वो सबके सामने। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए, तो ये पांचों महापुरुषों के खिलाफ इन लोगों ने लगातार किया है। इनका जो सपना था देश के प्रति, समाज के प्रति, उसके खिलाफ इन लोगों ने काम किया है। अब इनको डर सता रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे। इनको इस डर से, इस भय के कारण ही इस तरह से ये राम मंदिर मुद्दा या फिर ये जो भारत रत्न का मुद्दा है, इसको लेकर के आ रहे, और कोई बात नहीं। प्रीत जी, चारों शंकराचार्य की नाराजगी, मंदिर को पूरा होने से पहले उसका उद्घाटन करा देना, क्या ये कोई एक ऐसा हथकंडा नहीं था जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, या देश में जो माहौल है वो आपके पक्ष में बने, उसकी एक कोशिश नहीं थी? सब पहली बात, चारों शंकराचार्य मिथ्या है। वो शंकराचार्य ने पता स्पष्टीकरण भी दिया, उनके अपने मठ से स्टेटमेंट निकला बतौर कि वो लोग इस कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं करते हैं। इस सारी बात नामक और मिथ्या है। उसके अलावे जो अन्य शंकराचार्य जी ने तो विरोध किया, उनका विरोध राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नहीं, उनकी एक मतलब मांग जो थी कह सकते हैं, या जो पैरी थी, वो इसको लेकर थी कि उनके साथ के अनुयायी या उनके सपोर्टर नहीं कर सकते हैं। तो ये वहां का प्रोटोकॉल की बड़ी संख्या में लोग जैसे अलग अलग जुट रहे थे, वैसे समय में वो अपने शिष्य को लेकर नहीं जा सकते थे, किसी अन्य को अपना जो उनका एक छतरी होता है उनके साथ को लेकर नहीं जा सकते, इसका विरोध था। तो भ्रामक खबरें जो विपक्षी कह रहे हैं, मुझे लगता है उनको पहले उस पर अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। और अभी तुरंत जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मुझे हंसी आ रही, होमवर्क थोड़ा सा बहुत ही वीक है। तो पता नहीं है कि बिहार में वाजपेयी जी जब सत्ता में जब मुख्यमंत्री बने तो उनको उस तत्कालिक जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने, और पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक आयोग का दर्जा देने के लिए की जो कवायद थी, उस पर भी जनता पार्टी ने सहयोग किया। और आप अब ये पूछ लीजिए, इन्होंने किस डिजिटल इंडिया की बात की, क्या हुआ नारे का? अरे भाई साहब सुन लीजिए, आपको कोरोना के समय जो वैक्सीन मिला होगा ना, अगला वैक्सीन कब मिलेगा ये भी डिजिटल तरीके से आप मालूम चला होगा कि ये कोरोना का वैक्सीन आपको कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, सारी सूचना तंत्र के माध्यम से आपको मिली। और आज आपके इंडिया अलायंस के सबसे बड़े दल है कांग्रेस के, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा था जब 100 पैसा चलता है 15 पैसे ही लोगों की जेब में आता है। और आज अगर केंद्र से 100 रुपए चलते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम के तहत डीबीटी के माध्यम से 100 रुपए पैसे सब लोगों के उपभोक्ताओं के जेब में जाते हैं। ये फर्क है डिजिटल का, ये फर्क है अपने नारों का, अपने विजन का और अपने मोटिव का जो कभी केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए आरोप लगाना, विरोध के लिए विरोध करना एक कहीं से भी नहीं है। कम से कम सम्मान करिए, जो सही काम हो रहा है, जो देश हित में जो काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, उसका आप अप्रिशिएट उसको करिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, राजनीति के लिए सिर्फ आवाज उठाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। अगर मैं तो दावे के साथ कहती हूँ एक बात, मैं दावे के साथ कहती हूँ, यदि इनके बात में इतना ही दम होता तो इनका कुनबा बढ़ गया होता अभी तक। क्यों इनसे लोग छूटते जा रहे हैं, क्यों उनसे लोग टूटते जा रहे हैं, और क्यों हमारे तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो सब लोग पता हमारे तरफ आ रहे हैं, पता मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने भारत वर्ष को आगे ले जाने की कोशिश। ठीक है हिमांशु, विपक्षियों की बातों में कोई दम नहीं है, उसे विरोध के लिए विरोध। हिमांशु जी, चूंकि आप विपक्ष में, इसलिए सिर्फ हर बात का विरोध आपको करना लाजमी है? हंसी तो इनकी बात से आती है हमको, जो भाजपा की प्रवक्ता बोलती, बड़ी हंसी आती है। और आप विश्वास रखिए कि इस डिबेट के बाद मैं खुल के 2-4 मिनट हंसूंगा जोर से, क्योंकि ये लोग नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहते थे। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को पलटू राम कहते हैं। क्यों?
अमित शाह जी 1 महीना पहले आते हैं बिहार में और बोलते हैं कि सदा के लिए, सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, कड़वी बात सुनना सीखिए, कड़वी बात सुनना सीखिए, कड़वी बात सुनना सीखिए। नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलते हैं कि भाजपा का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया है, दरवाजा ही नहीं खिड़की भी हम बंद कर लिए हैं। ये कोई सवाल प्रेस के लोगों ने पूछा था। अरे आप बाद में हंस लीजिएगा, पहले हास्यास्पद बात तो आप कर रहे हैं, नारा कौन दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पुलिस जी का विरोध तो भाजपा ने किया था, आप जरा बताइए ना। और ये बात सुनिए, अब देश की जनता कर रही है शायद अमित शाह जी लगाना भूल गए और उसी को लेकर के फिर आ रहे हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आप दरवाजा तो बंद किए और कुंडी लगाना भूल गए? और नीतीश कुमार जी, जिसको आप विनाश पुरुष कहते थे, जिनके बारे में आप क्या क्या नहीं किए, आप राजघाट पर जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं कि ये महादलित विरोधी हैं, उसको फिर से आप अपने साथ ले आते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है, ये बताइए। दूसरी बात, आप कह रहे थे शंकराचार्य जी के बारे में। शंकराचार्य जी स्पष्ट रूप से बताए कि जिस धर्म ने हमें यह सिखाया कि धर्म का, राम के बारे में बताया, प्रभु श्री राम के बारे में, वही धर्म हमको ये भी बता रहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म के विपरीत है। ये किसने कहा था? ये शंकराचार्य जी ने कहा था। शंकराचार्य जी और टिप्पणी किए, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एक गाना चला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाया? ये रामचरितमानस में वर्णन है कि जब धरती पर पाप बढ़ा तो धरती माता गाय का रूप लेकर के जाती है और भगवान ब्रह्मा से पूछती है कि हमें इसका उपाय बताइए। शंकर भगवान के पास सब लोग जाते हैं और वहां कहते हैं कि भगवान विष्णु का आराधना कीजिए, वो सर्वव्यापी है। और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपको पाप को समाप्त करने के लिए हम मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेंगे। तो इस गाय माता ने भगवान राम को लाया, न कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भगवान राम को लाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है हिमांशु जी, प्रीति जी, मुझे आगे मेरे और मेहमान भी हैं मेरे साथ, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। आजम खान साहब, आपके पास आ रहा हूँ। आप भले ही ना माने कि आपके साथ जो आरएलडी कल तक खड़ी थी वो अब नहीं खड़ी है, अब अगर मान लीजिए आरएलडी आपसे छूट जाती है तो कितना नुकसान आपकी पार्टी को होगा और कितना फायदा आरएलडी को होगा? क्या लगता है आपको? क्या कहता है आपका असेसमेंट? आरएलडी हमारे साथ जब थी तब भी उनका वोट शेयर 2% है, तो हमें नहीं लगता है कि वो हमारे वोट के बाद, मतलब हमारा प्लस उनका मिला के 2% वोट शेयर है उनका। तो हम लोगों का ये मानना है कि हमारा समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सवाल कई हैं जो जमीनी मुद्दे हैं। जैसे 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल की बहुत बात करी थी, और 10 सालों में वो लोकपाल विधेयक कहाँ है उसका आता पता नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों की बात तो सभी युवा भूल चुके हैं, और 15 लाख जो खाते में आने थे वो भी हम सब लोग भूल चुके हैं। और मनरेगा जो कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की एक बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम थी, वो आज दम तोड़ रही है। तो यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम बहुत सारे ऐसे कानून आए थे जो कि जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद थे, चाहे वो जन सूचना अधिकार अधिनियम हो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो, फूड अधिनियम हो, और लैंड अधिनियम। आप बात कहीं और ले जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, अगर आरएलडी आपसे टूट के चली जाती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है, तो आपका जो जाट वोट बैंक आरएलडी के जरिए या जयंत चौधरी के जरिए आप तक आ रहा था, वो तो छिटक जाएगा आपसे। ये तो सीधे तो अपने, तो मैंने कहा तो आपको कि 2% है उनके पास। वो 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको 2% वोट मिले हैं। तो 2% वोट जब हम और कांग्रेस मिलके और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां होंगे तो हम लोग उसको मैनेज करेंगे। हमें नहीं लगता है कि हमारी समाजवादी पार्टी को उनके जाने से बहुत नुकसान होने वाला है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवकीनंदन साहब, आपसे समझना चाहूंगा, मैं कुछ सर्वेज देख रहा था जो कि आज के टाइम में हर वक्त या न्यूज़पेपर भी, न्यूज़ चैनल्स भी करा रहे हैं, तो ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त मिल रही है, और हालांकि थोड़ी जगहों पर नुकसान है, खासतौर पर साउथ में इंडिया अलायंस जो है उसको फायदा मिल रहा है, लेकिन जो अगर हम बात नॉर्थ की करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी जीत दर्ज कर सकती है। बात अगर आरएलडी की करते हैं तो आरएलडी को उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 1 से 2 सीटें मिल रही थी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो आरएलडी का कितना फायदा आपको नजर आता है? नहीं, बीजेपी, पहली बात तो यह है कि आरएलडी को सीट कितनी दे रही है। हाँ, मुझे जो सूचना है कि बीजेपी आरएलडी को 2 से 3 सीट मैक्सिमम दे सकती है। ठीक। 2019 के चुनाव में वो लड़े थे, और वो भी उस समय 2 या 3 शायद 2 सीट पे लड़े थे। उस समय 6000 वोट से इनके पिताजी जयंत चौधरी के पिताजी अजीत सिंह चुनाव हार गए थे मुजफ्फरनगर से, और बागपत से 30,000 वोट से चुनाव जो है जयंत चौधरी हार गए थे। सवाल ये उठता है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का गणित है वो ये है, दलित, मुस्लिम और जाट, हाँ, ये 3 का कोऑर्डिनेशन। और पिछली बार ये सारे लोग एक थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये तीनों लोग मिलकर के लड़ रहे थे। अगर उस मेल मिलाप के बाद भी ये दोनों लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो अभी बीजेपी के आने के बाद क्या ये चुनाव जीत जाएंगे? इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह है। और जहां तक जाट वोटों की बात है, जाट वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है और इंडिया गठबंधन के साथ भी है। बल्कि 2019 के चुनाव में तो बीजेपी से काफी नाराज था, लेकिन उसने वोट दिया क्योंकि उस समय एक राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा था देश में। इसकी वजह से सारे लोग, पूरा देश एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, और तब भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी। अब सर्वे क्या कह रहे हैं, और अगर सर्वे ये कह रहे हैं कि बढ़त है, पहले से ही बढ़त है, तो राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद और बढ़त हो जानी चाहिए जी। लेकिन तो ऐसा नहीं है। जी जी, देखिए, सर्वे बहुत सारे मैनिपुलेटेड होते हैं, बहुत सारे सर्वे मैनिपुलेटेड होते हैं। और दूसरा, आज की तारीख में जब एक तरीके का मीडिया की धारा एक ही तरफ चल रही हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मीडिया अगर निष्पक्ष तरीके से बात करने लगे, निष्पक्ष तरीके से चीजों को दिखाने लगे, तो बहुत सारी चीजें जनता के बीच साफ हो जाएंगी। आज बहुत सारे लोग गांव में जानते ही नहीं है कि इंडिया गठबंधन क्या है। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन की कोई खबर टीवी पे आती ही नहीं है। कांग्रेस, राहुल गांधी ने कोई सवाल कर दिया, उस पर लोग बहस करते हैं, बाकी मुद्दों पे बहस नहीं करते जी। ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा देवकी जी आपसे। जिस तरह से पहलवानों का मुद्दा और किसानों का मुद्दा आरएलडी ने हमेशा कांग्रेस के साथ मिलकर, या यूं कहिए कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमेशा उठाया है, अब अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी जा रही है तो कितना मुश्किल होगा अपने वोटर को चुनना, या फिर अपने नेता को चुनना एक वोटर के लिए, खासतौर पर जो पहलवानों के सपोर्ट में या किसानों के सपोर्ट में और इसी से मुतासिर होकर आरएलडी के साथ थे? ये बीजेपी की इंडिया गठबंधन के वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश है। आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय भी किसान नोएडा के बॉर्डर पर टिका हुआ है, हजारों किसान टिके हुए हैं। इस सर्दी में हम लोग तो अंदर बैठे हुए हैं, वो बाहर टिके हुए हैं, और वो किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ये सारे किसानों को पता चल गया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया गया। ये भी पता चल गया कि उनके पोते जयंत चौधरी साहब ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि अब किस मुंह से मना करूं जी। मतलब वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। लेकिन क्या उसके बाद उन किसानों में किसी तरह का कोई उत्साह है, किसी तरह की कोई खुशी है कि चलो चौधरी साहब को भारत रत्न मिल गया तो अब हम सारे लोग बीजेपी के साथ रहेंगे? ऐसा नहीं हुआ। किसानों के मुद्दे अलग हैं। स्वामीनाथन जी को आज मिला है, अच्छी बात है, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को क्या लागू किया गया? क्या उन्होंने जो किसानों के लिए जो एक फार्मूला बनाया था किसानों की इनकम बढ़ाने का, क्या उसे लागू किया गया? नहीं लागू किया गया। तो केवल उनके नाम पर वोट मिलेगा, मुझे नहीं लगता है। और जहां तक ये किसानों की बात है, ये किसान विचार करेगा कि उसको कहां वोट देना। हो सकता है बीजेपी के साथ चला जाए, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो विचार जरूर करेगा। और जो ताजा पोजीशन है
किसान एक कदम भी पीछे नहीं हटा है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद भी, जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के संकेत के बाद भी। ठीक है हिमांशु जी, बहुत अब मुझे हालांकि खत्म करना है, लेकिन फिर भी आपसे सवाल कर रहा हूं हिमांशु साहब, किसानों का जो जिक्र हो रहा है, किसानों की नाराजगी एक बार फिर से जगजाहिर हो रही है, लेकिन अभी भी वो बैठे हैं। ये कहा गया है कि बात करेंगे, एक हफ्ते का वक्त, कल तक का जो अपडेट था मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर बातचीत होगी, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा केयर नहीं है अगर किसान वहां पर बैठे हैं, या फिर उनकी नाराजगी के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है? उस मामले को पहले भी सुलझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल को टेम्परिंग करने का प्रयास करता हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेकर के आता हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने शासनकाल में 720 किसानों की शहादत करवा देता हो, उसे किसानों से क्या लेना देना, उससे किसानों से क्या हमदर्दी हो सकती है? ये जगजाहिर बात है, किसानों के प्रति उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। यदि हमदर्दी होती तो आज उद्योगपति मित्रों के ऋण माफी के बजाय किसानों के ऋण माफी की बात होती। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की ऋण माफी की बात करते या फिर ऋण माफी करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एमएसपी की बात करते। आज जिस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी 2014 में कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, क्या हुआ? क्या उल्टे आप देख लीजिए, बजट में दिनानुदिन कृषि का जो शेष है वह दिनानुदिन उसका शेयर कम होते जा रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि 2.26% ही कृषि का शेयर रह गया है। तो ये चिंता का विषय है। और पूरे देश में आप देखिए लागत बढ़ रहा है खेती में, चाहे किसी भी तरह का लागत हो, और आमदनी किसानों की घट रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, प्रीति जी आपसे समझना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस के और भी छोटे दल आपके साथ आएंगे? बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। हमारे पार्टी की विचारधारा को आत्मसात कर राष्ट्रवाद के मार्ग चलने की भी पार्टी हमारा साथ तैयार है, हमारे साथ आने को तैयार है। सबों का हम स्वागत करते हैं। शर्त यही है तो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आगे और देश को आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य हो, भ्रष्टाचार करना उनका मुद्दा नहीं हो, बल्कि भ्रष्टाचार का खात्मा करना उनका संकल्प। तो इस संकल्प को लेकर जो भी हमारे साथ आते हैं और निश्चित तौर पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संकल्प की सिद्धि के मार्ग करेंगे और उनका हम स्वागत। ठीक है, आजम खान साहब, आपने सुना प्रीत जी सीधे तौर पर कह रही हैं अगर विचारधारा वाला होगा या फिर करप्शन के खिलाफ वाली वो पार्टी होगी तो जाहिर तौर पर वो अपने साथ उनको लेके आएंगे, चुनावों में उनके साथ मैदान में उतरेंगे। आपके पास कोई प्लान भी है? अभी मैंने आपसे कहा था कि लोकपाल विधेयक 2014 में इन्होंने कहा था, लेकिन वो आज तक लाया नहीं गया है। और फिर किस मुंह से भ्रष्टाचार की बातचीत कर सकती हैं? जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मानना है कि जो 90% पीटीआई जनता है वो बिल्कुल त्रस्त है और हर तरह से परेशान है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और किसी भी तरह से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। तो इंडिया अलायंस अपने 90% वंचितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के और दलितों के साथ मिलके इनको 2024 में कोशिश करेगी कि बहुमत के आंकड़े को ये ना पा सके। ठीक है, देवकीनंदन साहब, लास्ट कमेंट आपको दे रहा हूं। कितना आसान और कितना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना कांग्रेस के लिए? नहीं, कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन है। कांग्रेस संसाधनों से विहीन होती जा रही है। दूसरा, जो दूल्हा है इंडिया गठबंधन का दूल्हा थे नीतीश कुमार जी, और दूल्हा ही गायब हो गया। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल तो है, लेकिन कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के पास अभी भी एज है और कांग्रेस लोगों के साथ जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन करना चाहिए जो आज मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की खिलाफत कोई भी कर सकता है, लेकिन मोदी और अमित शाह और नड्डा जी जिस तरीके से चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं, उस मुताबिक शायद कांग्रेस गंभीरता से चुनाव को नहीं ले रही है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कांग्रेस और उसके जो एलाइज हैं वो ये डर भी रहे हों कि जब इलेक्शन की घोषणा हो जाए
तब हम इस मुद्दे को, तब तक बहुत ठीक देर हो चुकी है। ठीक है, तो हालांकि अभी देखना ये होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ और अलायंस के अंदर देखने को मिलेगा और किस तरह से एनडीए का कुनबा बड़ा होगा, ये भी एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े और इसी को लेकर बातचीत हुई कि जिस तरह से भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को अपने पाले में एनडीए ने कर लिया, इस तरह जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया, तो क्या इसी तरह से भारत रत्न का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाता रहेगा? ये अपने आप में एक गंभीर और संगीन सवाल है। फिलहाल मुंसिफ में बेबाक मुंसिफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, बनी रही मुंसिफ टीवी के साथ।